Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, हम चैप्टर स्टार्ट किया हमने चैप्टर 6 जो रिलेट करता है फ्री कंसेंट से। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्री कंसेंट क्या है। इसमें स्टडी ये किया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाजमी है फ्री कंसेंट होना, और 5 सिचुएशन ऐसी हैं कि जब उनमें से कोई भी सिचुएशंस होगी तो फिर वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। वो 5 सिचुएशन कौन सी थी? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक। कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, इनको हमने कल डिफरेंशिएट भी कर लिया। क्वेश्चन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या है? वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में, इसमें भी वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कुछ रिलेशनशिप में लॉ प्रिज्यूम करता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, उसमें एग्रीड पार्टी को साबित करने की जरूरत नहीं है, और बाकी के रिलेशंस में एग्रीड पार्टी को साबित करना होता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था। क्या एग्जांपल्स आपको याद है जिनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस को प्रिज्यूम किया जाता है? चलिए, आज स्टडी करते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक, ये हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा है, जिसमें ज्यादा जो फोकस हम करेंगे वो मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड पे है। फिर उसके बाद मिस्टेक में भी 2 कंसेप्ट हैं, लेकिन मिस्टेक जो है वो थोड़ा छोटा पोर्शन है। मिसरिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर। सबसे पहले डेफिनेशन कि मिसरिप्रेजेंटेशन है क्या। कहता है मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि एक पर्सन कोई स्टेटमेंट दे, कोई बात कहे, वो बात गलत हो। किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दी, उसने और वो स्टेटमेंट गलत है, और पर्सन का लेकिन ख्याल ये है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। पर्सन बिलीव्स इट टू बी ट्रू, यानी जो बंदा स्टेटमेंट गलत दे रहा है उसके ख्याल में ये स्टेटमेंट ठीक है। यानी फर्ज कीजिए अगर मैं कोई बात करता हूं वो बात गलत है, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ मुझे यही पता है कि वो बात ठीक है, यानी जानबूझ के मैंने झूठ नहीं बोला। ठीक है, अगर जानबूझ के मैं झूठ बोलूं, गलत स्टेटमेंट दूं किसी को, तो वो फ्रॉड की तरफ चला जाएगा। मिसरिप्रेजेंटेशन में सबसे अहम चीज ये है कि इसमें जो पर्सन गलत स्टेटमेंट दे रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब फॉल्स स्टेटमेंट, जो पर्सन गलत स्टेटमेंट दे रहा है उसके ख्याल में ये स्टेटमेंट ठीक है, यानी उसने जानबूझ के गलत स्टेटमेंट दे दी। जब हम फ्रॉड की तरफ चलेंगे, फ्रॉड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनमें आप देखेंगे उसमें भी कोई बंदा एक स्टेटमेंट दे रहा है, उसमें भी वो स्टेटमेंट गलत है, लेकिन वहां पे क्या लिखा होगा? पर्सन नोज दैट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्योंकि गलत स्टेटमेंट देने वाले को अगर पता हो ये गलत है, फिर भी वो स्टेटमेंट दे रहा है, वो फ्रॉड का केस बनेगा। और गलत स्टेटमेंट बंदा दे रहा है लेकिन उसे यही पता है कि ये ठीक है, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन का केस होगा। चलिए, अच्छा, मिसरिप्रेजेंटेशन में बुक में 2 और पॉइंट्स भी हैं, एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी वाला, एक मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर वाला। ये आपने याद करने या ये रट्टे वाले पॉइंट है, इनमें कोई कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट बेसिकली ये 3 पॉइंट है मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में, लेकिन अगर हमसे डेफिनेशन पूछे तो आपको पॉइंट याद होने चाहिए। इनके ऊपर आपने कोई ज्यादा सोच विचार नहीं करनी, सिर्फ इनको याद करना है, सेकंड और थर्ड पॉइंट को। असल हमारा जो याद करने वाली, जो समझने वाली चीज है वो ये मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है? एक बंदा स्टेटमेंट दे, स्टेटमेंट गलत हो, लेकिन उसको यही पता है कि स्टेटमेंट ठीक है। ये तो की डेफिनेशन। इसके बाद इसेंशियल। इसेंशियल समझने वाले हैं, डेफिनेशन को हमने समझा, इसेंशियल को भी समझा। इसेंशियल समझने जा रहे हैं हम। इसेंशियल क्या है कि मिसरिप्रेजेंटेशन कौन दे? कोई पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, जिनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उनमें से कोई बंदा, वो बंदा गलत स्टेटमेंट दे दूसरे बंदे को, या उसका एजेंट गलत स्टेटमेंट दे, फिर हम उसे कहेंगे कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। अगर फर्ज कीजिए कि मिसरिप्रेजेंटेशन किसी थर्ड पार्टी की तरफ से आई, ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन किसी थर्ड पार्टी, फर्ज कीजिए एक बंदा अपनी फैक्ट्री बेच रहा है और बायर ने किसी इंडिपेंडेंट उधर चलते फिरते किसी बंदे से जो करीबी चल रहा था, उसे पूछा कि इस फैक्ट्री में सालाना कितने यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। उसने कहा सालाना इसमें 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। अब उसने ओनर से नहीं पूछा, ना ओनर ने कुछ बताया। इस बेस पे वो फैक्ट्री खरीद लेता है, बाद में पता चलता है कि यूनिट जो है तो वो 60-70 हजार प्रोड्यूस होते हैं सिर्फ। क्या ये मिसरिप्रेजेंटेशन है? नहीं। क्यों? ये उस पार्टी ने नहीं दी जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट थी। अगर स्ट्रेंजर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन देता है तो सेलर उसके लिए लायबल नहीं। ये पहला एसेंशियल समझ आया मिसरिप्रेजेंटेशन का, कि मिसरिप्रेजेंटेशन किसने दी हो? पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट या उसके एजेंट ने, क्योंकि एजेंट जाहिर है प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, उसको तो हम एजेंट को प्रिंसिपल ही मानेंगे कि वो मेन पार्टी नहीं मिसरिप्रेजेंटेशन। स्ट्रेंजर ने मिसरिप्रेजेंटेशन दी, वो कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट, पर्सन बिलीव्स इट टू बी ट्रू। जो बंदा गलत स्टेटमेंट दे रहा है, लाजिम है कि उसके ख्याल में वो स्टेटमेंट सही है। अगर उसे पता है कि स्टेटमेंट गलत है, फिर भी वो स्टेटमेंट देता है,
वो मिस रिप्रेजेंटेशन का केस नहीं बनेगा, वो फ्रॉड का केस बनेगा। और कॉमन सेंस ये कहती है कि फ्रॉड का केस जो है थोड़ा सा सिवियर होगा मिस रिप्रेजेंटेशन से। आगे चलते हैं। रिलेट टू ए फैक्ट, जो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो फैक्चुअल होनी चाहिए, किसी फैक्ट से रिलेट करे, वो किसी ओपिनियन के बारे में नहीं होनी चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए अगर फैक्ट्री के मालिक से पूछ लिया हमने कि बताइए आपकी फैक्ट्री में सालाना कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसने कहा 1 लाख। उसके ख्याल में 1 लाख यूनिट ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, लेकिन वो फैक्ट्री को खुद ओवरसी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल वो उसने कोई मैनेजर जो रखा होगा जो फैक्ट्री को चला रहा है, और मैनेजर ने उसे यही बताया 1 लाख। अब असल में वो 70,000 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ओनर को नहीं पता कि 70,000, वो यही समझ रहा है कि 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, और अब उसने बायर को कहा 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। ये मिस रिप्रेजेंटेशन है या कि फ्रॉड है? ये मिस रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जरा गौर कीजिएगा अल्फाज पे। अगर ओनर ये कहे मेरे ख्याल में 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, तो ये ओपिनियन दे रहा है। ये अल्फाज से जाहिर है कि वो खुद कंफर्म नहीं है। मेरे ख्याल में 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, इस लाइन का मतलब क्या है कि वो कोई फैक्चुअल बात नहीं कर रहा, फैक्ट नहीं बता रहा, कंफर्म होके नहीं बता रहा, ओपिनियन दे रहा अपना। अगर कोई बंदा सिर्फ अपना ओपिनियन दे तो याद रखे उसे मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कहा जाता, क्योंकि लॉ कहता है कि उसके इस अल्फाज से बायर को अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये खुद कंफर्म नहीं है। तो उसे फैक्ट्री खरीदने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन खुद से कर लेनी चाहिए कि फैक्ट्री कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट, इंटेंशन टू मेक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट डिसेप्शन। कि इंटेंशन ये हो उस पार्टी की कि कॉन्ट्रैक्ट करना है विदाउट डिसेप्शन, होता है धोखा, धोखा दिए बगैर, यानी धोखा देने की नीयत नहीं है मेन पार्टी की। ये पॉइंट वैसे हमें यहां से भी कवर हो जाता है कि जब पर्सन के ख्याल में जो स्टेटमेंट दे रहा हूं वो सच है तो उसकी धोखा देने की नीयत नहीं है। नेक्स्ट, एक्ट, अच्छा ये है बात है, एक्टेड बाय अदर पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। उस दूसरी पार्टी ने इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे एक्शन लिया हो। फर्ज कीजिए फैक्ट्री मालिक से पूछा कि भाई कितने एनुअल यूनिट्स आपके प्रोड्यूस होते हैं, उसने कहा 1 लाख। उसको पता है कि एक्चुअली 70,000 होते हैं, लेकिन मालिक ने कितना कहा 1 लाख। अब बायर ने दिल में सोचा कि पता नहीं सही कह रहा है गलत कह रहा है, उसने किसी और बंदे से, इंडिपेंडेंट पर्सन से कहा जरा फैक्ट्री घूम फिर के मुझे बताओ कि इसमें सालाना कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते होंगे। उस इंडिपेंडेंट पर्सन ने घूम फिर के बताया कि 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। अब इस इंडिपेंडेंट पर्सन की एडवाइस पे बायर ने फैक्ट्री खरीद ली, बाद में पता चला 70,000 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। क्या अब इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है? क्या ये मिस रिप्रेजेंटेशन है? असल में अगर देखा जाए सेलर ने मिस रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन बायर ने उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन पे रिलाय नहीं किया। बायर ने एक्ट किया, अपना एक्शन लिया किस पे? इंडिपेंडेंट पर्सन की एडवाइस पे। तो लॉ कहता है ये मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं समझी जाएगी। कि इसने कोशिश तो की सेलर ने मिस रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन वो मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की बायर ने, उसके बेस पे एक्शन कोई नहीं लिया। ये है हमारे 5 इसेंशियल्स। 5 क्लियर हो गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। पहला इसेंशियल क्या? मिस रिप्रेजेंटेशन किसकी तरफ से होनी चाहिए? मेन पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसके एजेंट की तरफ से। थर्ड पार्टी की तरफ से मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, मेन पार्टी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट, पर्सन जो मिस रिप्रेजेंटेशन गलत बात दे रहा है, कर रहा है गलत बात, उसके ख्याल में ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, वो उसको ट्रू समझ के आगे प्रेजेंट कर रहा है। रिलेट टू ए फैक्ट, इसका क्या मतलब? कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए, अल्फाज ऐसे नहीं होते मेरे ख्याल में, मेरा अंदाजा है, मुझे लगता है। इस तरह के अल्फाज ओपिनियन को शो कर रहे होते हैं। कहता है ओपिनियन अगर कोई देता है तो उसमें चूंकि वो खुद उसका मैसेज अल्फाज ये बता रहे हैं कंफर्म नहीं है, हम उसको मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं मानेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन रिलेट टू फैक्ट होनी चाहिए, यानी फैक्चुअल स्टेटमेंट दे कि इस फैक्ट्री में इतने यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, ये है फैक्चुअल स्टेटमेंट, ये है फैक्ट। तो फैक्ट होना चाहिए। इंटेंशन टू मेक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट डिसेप्शन, के कॉन्ट्रैक्ट करने का इरादा तो होना चाहिए लेकिन धोखा देने का इरादा नहीं होना चाहिए। एक्टेड बाय अदर पार्टी, दूसरी पार्टी, एग्रीड पार्टी ने उस मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे एक्शन लिया हो, कॉन्ट्रैक्ट किया हो, किसी और चीज की बेस पे, किसी और पर्सन की स्टेटमेंट की बेस पे एक्ट ना किया हो। ये हमारे 5 इसेंशियल्स। क्लियर? मुश्किल तो नहीं है। अब आते हैं हम, अगर फर्ज कीजिए ये 500 इसेंशियल्स पूरे हो गए, इसमें से एक इसेंशियल भी अगर मिसिंग है, इसका मतलब वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। और केस स्टडी में याद रखिएगा इनमें से कोई ना कोई इसेंशियल स्किप करवाएगा, और आपने आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा एसेंशियल स्किप हुआ है और उसको मेंशन करना होगा सॉल्यूशन में।
इफेक्ट क्या है अगर मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाए? इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वाइडेबल। वाइडेबल किसकी ऑप्शन पे? एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। लेकिन इन केसेस में नहीं होगा, बट नॉट, यानी इन सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहेगा, वैलिड हो जाएगा। हालांकि ओरिजिनली मिस रिप्रेजेंटेशन की गई, लेकिन उसके बावजूद इन सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। भाई ये कौन सी सिचुएशंस हैं? ये हैं व्हेन एग्रीव्ड पार्टी कुड हैव डिस्कवर्ड विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, कि मिस रिप्रेजेंटेशन तो दी गई, लेकिन एग्रीड पार्टी आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकती थी कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये होगा अगर आसानी के साथ। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर गाड़ी बेचने के लिए एक सेल्स पर्सन ने गाड़ी बेचने के लिए शोरूम में लगाई, बायर ने आके देखा, उसने कहा ये गाड़ी चलती है, उन्होंने कहा बिल्कुल चलती है, उसने एग्रीमेंट कर लिया। अब वो चाबी लगाई, उसने गाड़ी स्टार्ट ना हुई, उसने कहा ये तो आपने मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन की। क्या ये मिस रिप्रेजेंटेशन समझी जाएगी? लॉ कहेगा नहीं, क्योंकि एक आम आदमी गाड़ी खरीदने से पहले उसको स्टार्ट करके देखता जरूर है। अगर ऑर्डिनरी डिलीजेंस, आम अकलमंदी, आम इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एहतियात जरूरी थी, अगर आप वो काम करते हुए मिस रिप्रेजेंटेशन को डिस्कवर कर लेते तो आपको करनी चाहिए। ठीक है, अगर ऑर्डिनरी डिलीजेंस का मतलब क्या है कि एक आम आदमी अगर अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए उस मिस रिप्रेजेंटेशन को आइडेंटिफाई कर लेता जो कि आपने नहीं की, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है, क्योंकि ये आपकी लापरवाही समझी जाएगी, उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं समझी जाएगी। लॉ ये कहता है ये चीज खरीदने वाले की जिम्मेदारी है कि चीज खरीदने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले, उसको चेक कर ले। ये पहला कंसेप्ट। दूसरा, एग्रीव्ड पार्टी डिड नॉट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। ये तो बात हमने यहां पे शेयर करी, उसने सैंक्शन में भी लिख दी और इफेक्ट में, एक्सेप्शन में भी, कि अगर एग्रीव्ड पार्टी ने इस मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे एक्ट नहीं किया, बल्कि किसी और इंफॉर्मेशन की बेस पे एक्ट किया, तो फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है। थर्ड, एग्रीव्ड पार्टी टेकन बेनिफिट्स आफ्टर बिकमिंग अवेयर। जानने के बावजूद एग्रीव्ड पार्टी जो है उसने उसके बेनिफिट्स को रिसीव कर, उसको यूज करना शुरू कर दिया। जैसे फर्ज कीजिए कि फैक्ट्री बेच, ओनर ने कहा 70,000 यूनिट्स, इसकी बेस, इस स्टेटमेंट की बेस पे फैक्ट्री बाय कर ली बायर ने। उसके बाद उसे पता चला 1 लाख, ओनर ने कहा 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस होते हैं सालाना, एक्चुअली 70,000 होते थे। फैक्ट्री बाय कर ली, बाद में पता चला ये 1 लाख नहीं तो 70,000 प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन बायर ने इसके बावजूद भी अपनी प्रोडक्शन जारी रखी। साल 6 महीने के बाद अगर उसे पता चला कि मुझे नुकसान हो रहा है और वो केस फाइल करता है सेलर के खिलाफ कि मिस रिप्रेजेंटेशन की गई, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को वाइड किया जाए, क्या कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है? नहीं, क्योंकि अगर आपको पता चल जाए, जिस वक्त पता चल जाए मिस रिप्रेजेंटेशन हुई, आपको गलत स्टेटमेंट दी, आपने उसी वक्त डिसीजन करना होता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। अगर आप उस वक्त इमीडिएट एक्शन नहीं लेते और उसके बाद भी उस चीज से बेनिफिट रिसीव करते रहते हैं, तो फिर याद रखिए हम उसको इनवैलिड करार नहीं दे सकते। सिमिलर कंसेप्ट याद होगा आपको, एजेंसी वाले में हमने पढ़ा था कि अगर एजेंट किसी को प्रिंसिपल की इजाजत के बगैर किसी को लोन दे दे, ठीक है, तो एजेंट पे अपनी एक्चुअल अथॉरिटी से एक्सीड किया, लेकिन अगर प्रिंसिपल उस लोन पे इंटरेस्ट रिसीव कर ले तो इसका मतलब क्या है? उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस है। तो अगर इस तरह यहां पे भी मिस रिप्रेजेंटेशन तो की गई थी, लेकिन पता चलने के बाद भी हमने उस चीज से बेनिफिट रिसीव करना जारी रखा, लॉ कहता है ये आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस है, अब कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इफ एन इनोसेंट थर्ड पार्टी हैज एक्वायर्ड सम इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। अगर कोई इनोसेंट थर्ड पार्टी ने इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया, फर्ज कीजिए जो बायर ने मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे फैक्ट्री खरीदी, वो आगे फर्दर किसी पार्ट ऑफ द फैक्ट्री या कंप्लीट फैक्ट्री किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देता है। अब सेल करने के बाद क्या बायर कोई डैमेजेस क्लेम कर सकता है ओरिजिनल सेलर से? जो मिडल मैन जिसने आगे फर्दर सेल कर दिया, वो बंदा पहले वाले सेलर से डैमेजेस क्लेम कर सकता है या इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स करवा सकता है? नहीं करवा सकता, क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई थर्ड इनोसेंट पार्टी पे। अब ये देखा जाएगा कि थर्ड इनोसेंट पार्टी और सेकंड पार्टी जिसने सेल किया है, इनके दरमियान में क्या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन थी कि नहीं थी। अब पहली वाली पार्टी क्लियर हो गई। फिफ्थ, इफ पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू ओरिजिनल पोजीशन। देखिए सम टाइम ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट में, हमारा रूल ये होता है कि जब कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड करार दिया जाएगा तो वो ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी रिवर्स होती है, यानी जिन पार्टी ने जो भी चीजें रिसीव की गई हो वो एक दूसरे को रिटर्न करते हैं। लेकिन बाज़ बात ऐसा होता है कि पार्टीज को रिस्टोर नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी कि वो जो पर्दा नशीन लेडी है, वो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, पैसे भी, अब जाहिर है उस एग्जांपल में उसके पास फर्दर पैसे नहीं है कि वो रीपे कर सके। तो सम टाइम ऐसा होता है पार्टीज को ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर नहीं किया जा सकता, उस सिचुएशन में भी फिर कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं होगा, वो वाइडेबल नहीं होगा।
क्लियर होगी? फर्ज कीजिए उसने फैक्ट्री खरीदी, उसके बाद फैक्ट्री को गिरा के उसने उसके ऊपर अपना कोई प्लाजा बना लिया, कोई शॉप्स बना ली। अब इस सिचुएशन में क्या पार्टीज को रिस्टोर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो ये है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट। तीन चीजें इसमें हमने सीखी, मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन, इसेंशियल्स और इफेक्ट में अहम चीज ये थी कि वो कौन सी सिचुएशन है जब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट को वाइड नहीं किया जा सकता। बताइए डेफिनेशन में सबसे अहम बात हमने क्या सीखी मिस रिप्रेजेंटेशन में, कि जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है उसके ख्याल में वो स्टेटमेंट ठीक है। इसेंशियल में सबसे अहम चीज आपको क्या लगी मिस रिप्रेजेंटेशन की इसेंशियल्स में, कि उस बंदे ने एक्ट किया हो अगर उस स्टेटमेंट पे, तो फिर हम उसे कहेंगे कि मिस, अगर उसने किसी और स्टेटमेंट की बेस पे ट्रांजैक्शन की है तो फिर हालांकि मिस रिप्रेजेंटेशन दी गई हो, लॉ उसे मिस रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने तो मानी नहीं उसकी बात पे एतबार किया ही नहीं, उसकी बात पे अमल किया ही नहीं, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। और इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन में इफेक्ट है वाइडेबल, लेकिन कौन सी सिचुएशन होगी जब कॉन्ट्रैक्ट को वाइड नहीं किया जा सकता? ये हमने 5 एग्जांपल्स पढ़ी, इनमें आपको कौन सी एग्जांपल सबसे अहम लगी? सिचुएशन एक्सेप्शन कौन से वाले? व्हेन पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू रीजनेबल पोजीशन, आपको कौन सी लगी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन? पहली और तीसरी। पहली कौन सी है? एग्रीड पार्टी जो है वो फैक्ट्स को जान सकती थी ऑर्डनरी डिलीजेंस को यूज करते हुए, ठीक है। और थर्ड आपने कहा एग्रीड पार्टी ने बेनिफिट्स रिसीव कर लिए उसको अवेयर होने के बाद भी। चलिए ये स्टेटमेंट सारी समझ आ गई। ऑर्डनरी डिलीजेंस का मतलब, या फर्ज कीजिए उसके सामने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पड़ी हुई थी और जब बायर ने ओनर से पूछा कि सर फैक्ट्री में एनुअल प्रोडक्शन कितनी होती है, उन्होंने कहा 1 लाख, चाहे तो देखना चाहे देख सकते हैं, आपके सामने बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, लेकिन उसने उसको नहीं देखा, तो ला कहेगा आपने एहतियात का मुजाहरा नहीं किया, ऑर्डनरी डिलीजेंस का मुजाहरा नहीं किया, ठीक है। इसी तरह फर्ज कीजिए अगर हमारा किसी के साथ एग्रीमेंट होता है, ये से हट के एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ, वो बहुत बारीक बारीक सी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, अगर हम साइन कर देते हैं और बाद में ये कहते हैं सर हमने तो पढ़े बगैर साइन करे, हमने तो पढ़ा ही नहीं था, कोर्ट एक्सेप्ट करेगा? कोर्ट कहेगा नहीं, ऑर्डनरी डिलीजेंस का पर्सन जो है वो इस स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को, लीगल कॉन्ट्रैक्ट को जब साइन करता है उसको पढ़ता जरूर है, पढ़ना चाहिए, अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसका अपना फॉल्ट है। मिस रिप्रेजेंटेशन क्लियर। अब पढ़ते हैं फ्रॉड। मुझे बताइए मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में सबसे अहम डिफरेंस क्या है आपके ख्याल में? कि पर्सन को पता है या नहीं है कि वो झूठ। कॉमन चीज क्या है? दोनों में गलत स्टेटमेंट दी जा रही है, जो बात की जा रही है वो गलत है। फर्क क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन में उस बंदे को नहीं पता कि ये बात गलत है, फ्रॉड में पता है कि गलत है। अब देखिए फ्रॉड में उसी तरह डेफिनेशन है, एसेंशियल्स है और इफेक्ट है। डेफिनेशन में सबसे पहली चीज, पर्सन गिव्स ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देगा जो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट गलत है, एंड पर्सन नोज इट टू बी फॉल्स, और उस बंदे को पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। यानी अगर कोई बंदा जानते बूझते हुए झूठ बात कहे किसी को तो वो फ्रॉड होगी, और अगर वो अनजाने में झूठ बात कह दे वो मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। फ्रॉड की कुछ और भी उसने एग्जांपल्स दी हुई है, ये एग्जांपल भी वैसे याद करने वाली है, लेकिन सेकंड एग्जांपल जो है वो अहम है। कंसीलिंग फैक्ट्स, कंसीलिंग फैक्ट्स, ये जो पहले वाली एग्जांपल समझ आ गई, डेफिनेशन में पहला बार। दूसरा जो डेफिनेशन का हिस्सा है फ्रॉड की डेफिनेशन, ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। इस्लामिक प्रिंसिपल्स क्या है कि आपने अगर किसी को कोई चीज बेचनी है और उसमें फॉल्ट है, सेलर को बताना चाहिए कि इसमें क्या फॉल्ट है। कानून क्या कहता है कि जब आप किसी चीज को बेचेंगे, सेलर की उसमें फॉल्ट है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो फॉल्ट बताए, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज खरीदने से पहले अच्छी तरह चेक करे और देखे कि इसमें फॉल्ट है कि नहीं। अगर बायर उस चीज को खरीद लेता है तो लॉ कहते हैं हम एज्यूम करेंगे कि इसे फॉल्ट का पता था और इसने उसके बावजूद इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको वारा खा रही थी वो चीज फॉल्ट के बावजूद, इसीलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया। हम बाद में ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि बायर ये कहे कि ये मुझे बताया नहीं गया था कि इस प्रोडक्ट में फॉल्ट है। फर्क समझ आया? यहां पे नॉर्मल रूल लॉ का क्या है कि अगर सेलर की गुड में फॉल्ट है और वो साइलेंट रहता है, सेलर जो चीज बेच रहा है उसमें फॉल्ट है और वो साइलेंट रहता है, बताता नहीं है, तो वो फ्रॉड नहीं है, वो फ्रॉड नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में अगर वो ना बताए यानी फैक्ट्स को कंसील करे, नॉर्मल केस में रूल नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में व्हेन साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड, व्हेन साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड, तब इसे फ्रॉड समझा जाएगा। यानी लॉ कहता है, जनरल रूल क्या है, सेलर को अपनी चीजों का फॉल्ट डिस्क्लोज करना लाजिमी नहीं है, लेकिन दो सिचुएशन में ये लाजमी हो जाता है। दो सिचुएशन में अगर वो फॉल्ट को डिस्क्लोज नहीं करता तो फिर हम कहेंगे फ्रॉड है, नॉर्मली नहीं कहेंगे। वो दो सिचुएशंस क्या हैं? व्हेन
साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। और दूसरा, फिड्यूशरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन पार्टी। बेसिक कंसेप्ट क्या, अब इसको जरा सुनिए। इज साइलेंस फ्रॉड? क्या अपनी प्रोडक्ट का डिफेक्ट ना बताना फ्रॉड है? जनरल रूल क्या है कि नहीं, फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड नहीं है, सिवाय इन दो सिचुएशन के। इन दो एग्जांपल्स में ये फ्रॉड समझा जाएगा। क्या? व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। एग्जांपल सुनिए। फर्ज कीजिए कि हम एक गाड़ी खरीदने के लिए गए, हमने उस बंदे से कुछ नहीं पूछा कि गाड़ी सही है या नहीं, और गाड़ी का एग्रीमेंट किया, देखे उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। क्या ये फ्रॉड है? सेल्समैन को पता था गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, फिर भी बेच दी उसने। हम, क्या ये फ्रॉड है? लॉ कहता है ये फ्रॉड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कोई स्टेटमेंट आपको दी नहीं। ठीक है, फ्रॉड तब होगा जब वो कोई स्टेटमेंट देगा आपको, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन होगी, कोई गलत फॉल्स स्टेटमेंट होगी, तब फ्रॉड समझा जाएगा। सेलर के ऊपर अपनी चीजों का फॉल्ट डिस्क्लोज करना लाजिम नहीं है, लेकिन दो सिचुएशन में लाजिम है। कब? जब इक्विवेलेंट टू स्पीच हो। यानी अगर हम उससे ये पूछे कि इस गाड़ी में अगर कोई फॉल्ट है तो बता दो, इस गाड़ी में अगर कोई फॉल्ट है तो बता दो, हमने, वो चुप रहता है। अब इस साइलेंस का मतलब क्या है? कि कोई फॉल्ट नहीं है। लॉ कहता है इस सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंट टू स्पीच, जब साइलेंट रहना आंसर देने के बराबर हो। तो फिर इस सूरत में हम ये, हालांकि उसने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन उसका साइलेंट रहना ही ये स्टेटमेंट दे रहा है कि इस गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं है, अब इसे फ्रॉड समझा जाएगा। और दूसरी सिचुएशन, अगर बायर और सेलर का रिलेशनशिप ऐसा हो अटमोस्ट गुड फेथ का, जैसे फादर एंड सन, जैसे बेनिफिशियरी और ट्रस्टी, ये एग्जांपल ऐसी हैं जिनमें इन लोगों का जो रिलेशनशिप है यही सारा ट्रस्ट की बेस पे बिल्ड कर रहा है। यहां पे इन लोगों को खुद से बताना चाहिए अगर प्रोडक्ट में फॉल्ट है। अगर प्रोडक्ट, ये बात समझ आई साइलेंस वाले? ये थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है, कंसीलिंग फैक्ट्स। लॉ का जनरल रूल क्या है कि अगर चीजों में फॉल्ट है, सेलर को बताना चाहिए कि नहीं? सेलर में बताना लाजिम नहीं है, सेलर ने नहीं बताना, बायर खुद देखे। इसे कहते हैं कैविएट एम्प्टोर, जिसे हम कहते हैं मुश्तरी होशियार बाश, उर्दू में इस तरह लिखते हैं कि चीज खरीदने वाला अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। अगर सेलर चीजों का फॉल्ट नहीं बताता, ये फ्रॉड नहीं होगा, सिवाय दो एक्सेप्शंस के, व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच और व्हेन फिड्यूशरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन पार्टीज। कंसीलिंग फैक्ट्स वाला पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल फ्रॉड की, एम्प्टी प्रॉमिस। एम्प्टी प्रॉमिस कहते हैं वादा करना, लेकिन उस वक्त ही नियत नहीं थी हमारी काम करने की। हमने किसी साथ एग्रीमेंट किया, भैया हमें फर्नीचर दे दो, हम आपको कल पेमेंट कर देंगे, और वादा करते हुए हमारा इरादा था हमने पेमेंट कोई नहीं करनी, ये भी फ्रॉड है। और एनी अदर एक्ट डिक्लेयर्ड बाय लॉ, और लॉ ने कोई भी एक्ट फर्दर कह दिया होगा ये फ्रॉड होगा, उसे भी फ्रॉड समझेंगे। जो काम की डेफिनेशन में पॉइंट्स हैं वो पहले दो हैं। पहले पॉइंट में हमें क्या कह रहा है फ्रॉड कब होगा? जब जो बंदा मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत स्टेटमेंट दे रहा है, उसे पता होगा कि ये फ्रॉड, ये गलत स्टेटमेंट है। और दूसरा, कंसीलिंग फैक्ट्स भी फ्रॉड होगा कब? इन दो सिचुएशन में, वरना नॉर्मली कंसीलिंग फैक्ट्स फ्रॉड नहीं होता। कंसीलिंग फैक्ट का मतलब क्या है? फॉल्ट ना बताना। फॉल्ट ना बताना फ्रॉड नहीं है, सिवाय इन दो एक्सेप्शंस के। आगे एसेंशियल्स क्या है? पहला एसेंशियल क्या है? फ्रॉड होना चाहिए किसकी तरफ से? बाय ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, या उसका एजेंट जो है उसकी तरफ से हो। अगर स्ट्रेंजर की तरफ से कोई गलत स्टेटमेंट दी गई है तो क्या उसे हम फ्रॉड कहेंगे? वो मेन पार्टी ने तो नहीं किया। पर्सन नोज इट टू बी फॉल्स। जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है जरूरी है उसे पता हो कि ये गलत है, क्योंकि अगर उसे नहीं पता तो फिर फ्रॉड का केस नहीं रहेगा, मिसरिप्रेजेंटेशन का बन जाएगा। रिलेट्स टू फैक्ट नॉट ओपिनियन। वो गलत बात की हो, वो फैक्चुअल बात की गई हो, ओपिनियन ना दिया हो कि मेरे ख्याल में। अगर मुझे पता भी है कि गाड़ी खराब है, और वो जो सेलर है, सेल्समैन है, उसको पता है गाड़ी खराब है, वो ये नहीं कह रहा गाड़ी खराब, बल्कि ऐसे कहता है मेरे ख्याल में गाड़ी ठीक है, तो जो वो अल्फाज यूज कर रहा है मेरे ख्याल में, इससे बायर को अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये कंफर्म होकर बात नहीं कर रहा, शक शुबे की गुंजाइश है इसमें। एक्टेड बाय अदर पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट।
पार्टी ने उस गलत स्टेटमेंट की बेस पे एक्शन लिया हो, ट्रांजैक्शन की हो, किसी और स्टेटमेंट की बेस पे नहीं, और अदर पार्टी सफर्ड लॉस, दूसरी पार्टी को नुकसान भी हुआ हो। ये तो लॉ का जनरल रूल है कि नो लॉस नो फ्रॉड। आपने किसी के साथ फ्रॉड, खराब गाड़ी बेच भी दी उसको, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो ज्यादा थी जिस प्राइस पे बेची, तो असल में बायर के साथ फ्रॉड हुआ, इसके बावजूद वो फायदे में रहा। क्या आप वो ये कह सकते हैं मेरे साथ फ्रॉड हुआ? आप कहते हैं नहीं, आपको तो नुकसान ही कोई नहीं हुआ। ये है हमारे एसेंशियल्स। एसेंशियल्स को देख के मुझे बताइए कि क्या सिमिलैरिटी है इन एसेंशियल की मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ। फ्रॉड के कितने एसेंशियल्स हैं जो एग्जैक्टली वही हैं जो मिस रिप्रेजेंटेशन के थे? तीन के बताइए, 2, 3 या 4? कौन कौन से? सबसे पहला, बाय पार्टी आई मिस रिप्रेजेंटेशन में भी था, पर्सन नोज इट टू बी फॉल्स, ये उधर नहीं था, उधर था पर्सन नोज इट टू बी ट्रू। फिर रिलेट्स टू फैक्ट, ये भी था, एक्टेड बाय अदर पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स, ये भी था, अदर पार्टी सफर्ड लॉस, ये नहीं था, उधर इंटेंशन थी। तीन है, लेकिन फोर्थ पॉइंट की लाइन मिलती जुलती है, एक लफ्ज का फर्क है सिर्फ, पर्सन नोज इट टू बी फॉल्स और था पर्सन नोज इट टू बी ट्रू। क्लियर हो गया? बताना सिर्फ ये चाह रहा था कि एक एसेंशियल याद कर लेंगे, दूसरे के भी तकरीबन याद हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं इफेक्ट की तरफ। इफेक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट होगा? कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल, किसकी ऑप्शन पे? एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। लेकिन कहता है इन सिचुएशन में ये वॉइडेबल नहीं रहेगा। किन सिचुएशन में वॉइडेबल नहीं रहेगा? व्हेन एग्रीड पार्टी कुड हैव डिस्कवर्ड विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, जब एग्रीड पार्टी थोड़ी सी भी एहतियात करती ना आम आदमी की तरह, तो वो इस गलत स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लेती, डिस्कवर कर लेती। उसने नहीं की, इसका मतलब उसकी लापरवाही है, उसके साथ जो फ्रॉड हुआ है। नेक्स्ट, एग्रीड पार्टी डिड नॉट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉडलेंट स्टेटमेंट, ये तो वही बात होगी, एसेंशियल को ही उसने इफेक्ट में कवर कर दिया, एक्सेप्शन में। नेक्स्ट, एग्रीड पार्टी टेक्स बेनिफिट आफ्टर बिकमिंग अवेयर, यानी पता चल गया उसके बाद भी उसे बेनिफिट रिसीव किए, तो फ्रॉड नहीं होगा। इफ एन इनोसेंट थर्ड पार्टी हैज एक्वायर्ड सम इंटरेस्ट, इफ पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन याद रखें, मिस रिप्रेजेंटेशन का इफेक्ट कम है, फ्रॉड का इफेक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन की निस्बत ज्यादा है, इसलिए फ्रॉड के इफेक्ट में एक तो वाइडेबल। अब आपने नोट कर लिया होगा ये सारा का सारा तो मिस रिप्रेजेंटेशन के भी इफेक्ट थे, कि कोई फर्क था? एक दफा कंपेयर करके देख ले, कहीं किसी एक्सेप्शन में फर्क तो नहीं। 5 एक्सेप्शन है कि जब कॉन्ट्रैक्ट को वाइड नहीं किया जा सकता। जनरल रूल है, मिस रिप्रेजेंटेशन का केस हो या फ्रॉड का केस हो, कॉन्ट्रैक्ट है वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। लेकिन 5 एक्सेप्शन है जब कॉन्ट्रैक्ट को वाइड नहीं किया जा सकता। मिस रिप्रेजेंटेशन के भी 5 एक्सेप्शन हैं और फ्रॉड की भी। जरा कंपेयर करके बताइए कोई फर्क है या सेम है? पक्की बात? चलिए आगे चलते हैं। लेकिन फ्रॉड का इफेक्ट ज्यादा है मिस रिप्रेजेंटेशन की निस्बत। क्या? यहां पे वो कहते हैं कि अगर उस पार्टी को कोई नुकसान हुआ तो वो नुकसान भी भरेगा। ट्रांजैक्शन तो रिवर्स जो होगी सो होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा सो होगा, लेकिन अब की बात डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है एग्रीड पार्टी। लेकिन डैमेजेस कब क्लेम करेगा? जब उसे नुकसान हुआ हो। अगर नुकसान हुआ हो, जैसे फर्ज कीजिए कि उसने खरीद लिए, उस फैक्ट्री को खरीद लिया, खरीदने के बाद उसे पता चला 3 महीने के बाद कि इस फैक्ट्री में 70,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब उसने वहीं पे प्रोडक्शन स्टॉप करके सेलर से कहा कि ट्रांजैक्शन को रिवर्स करें। वाइड होगा कॉन्ट्रैक्ट? वाइड हो गया, पोजीशन रिस्टोर हो गई। लेकिन अब की बात सेलर, मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, यहां पे फैक्ट खत्म हो जाता। अब की बात सेलर कहेगा नहीं भाई अभी नहीं, अगर मैं यही पैसे 3 महीने तक कहीं इन्वेस्ट करता तो मुझे 10% के हिसाब से इस पे रिटर्न मिलता। अब मेरा वो नुकसान हुआ, पैसा मेरा 3 महीने के लिए ब्लॉक हुआ, अब आप मुझे पेमेंट कीजिए इसकी। तो अब की बार सेलर जो है वो, चूंकि उसने जानबूझ के धोखा दिया और अब नुकसान भी हुआ उससे बायर का, तो सेलर फ्रॉड के केस में डैमेजेस भी पे करेगा। सेलर फ्रॉड के केस में डैमेजेस भी पे करेगा। इफेक्ट्स में ये फर्क है, मिस रिप्रेजेंटेशन के इफेक्ट में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, लेकिन फ्रॉड के केस में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल भी है और जो जिसने जो गलत स्टेटमेंट दी वो डैमेजेस भी पे करेगा अगर नुकसान हुआ। अगर नुकसान नहीं हुआ फिर डैमेजेस पे नहीं करेगा। फ्रॉड क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब क्या है कि कोई गलती हो जाए। गलती किस किस्म की हो जाए कॉन्ट्रैक्ट में? कि कॉन्ट्रैक्ट के बनाने में, एग्जीक्यूट करने में किसी चीज के बारे में दोनों पार्टीज या कोई एक पार्टी जो है वो गलत फहमी का शिकार होती है। मिस्टेक को वो 2 तरह से क्लासिफाई करता है। एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि कोई स्टेटमेंट दी गई, फैक्चुअल स्टेटमेंट, उसके बारे में गलती है। और दूसरा मिस्टेक ऑफ लॉ, कानून के बारे में गलती। जैसे हमें नहीं पता था पाकिस्तान में कोई कानून ऐसा है जिसके मुताबिक
कोई एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर करवाना जरूरी था। फॉर एग्जांपल एक एग्रीमेंट रजिस्टर करवाना जरूरी था, हमें नहीं पता था, इसको हम कहेंगे मिस्टेक ऑफ लॉ। अच्छा, लॉ दो तरह का हो सकता है, पाकिस्तानी लॉ या फॉरेन लॉ। पाकिस्तानी लॉ के बारे में रूल ये है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यानी अगर आपको पाकिस्तानी किसी एक पार्टी को किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता था पाकिस्तान का लॉ क्या कहता है, तो वो बाद में ये नहीं कह सकते कि सर मुझे तो पता नहीं था कि पाकिस्तान, हमारे यहाँ तो उधर फ्रॉड जो है वहां पे तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है, डैमेजेस पे नहीं होते। मैं थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान, कोई फॉरेनर है, मैं पाकिस्तान में आया, अब मुझे पाकिस्तान के कानून का नहीं पता, तो मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ वाइडेबल होता है, डैमेजेस का तो मुझे पता ही नहीं था। क्या उसे बेनिफिट दिया जाएगा इस चीज का? कहता नहीं, पाकिस्तान की सरजमीन पे अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पाकिस्तान के कानून का पता होना चाहिए। लेकिन अगर कोई फॉरेन लॉ के बारे में आपको किसी चीज का नहीं पता, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे फॉरेन लॉ की इंप्लीकेशन होती है, तो याद रखिए इस सूरत में आपको बेनिफिट दिया जाएगा। यानी अगर मैं ये एक्सक्यूज देता हूं कि मुझे पाकिस्तानी लॉ का नहीं पता था इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को वाइड किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर मैं ये एक्सक्यूज देता हूं कि मुझे फॉरेन लॉ का नहीं पता था, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को लॉ के अलावा जितनी भी मिस्टेक होती है उन्हें मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहा जाता है। ये दो तरह की होगी, यूनिलैटरल, बाइलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब है एक पार्टी जो है वो गलती पे है, बाइलैटरल का मतलब है दोनों पार्टीज गलती पे है। यूनिलैटरल में सुनिएगा, अगर कोई एक पार्टी गलती पे है तो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या होगा? वैलिड। रूल अप्लाई कौन सा होता है? रूल ऑफ कैविएट एम्परर, यानी बायर को ध्यान से चीज देखनी चाहिए। फर्ज कीजिए कि हमने देखा एक जगह पे एक बंदा बैठा, उसके पास एक कोई खरा दिया था फॉर एग्जांपल, उसके पास एक चमकती हुई चीज थी। हमने कहा ये क्या? उसने कहा ये बस वैसे जो है पत्थर सा है, इसके ऊपर जो है वो लग रहा है कि किसी ने सोने का पानी जो है इसके ऊपर चढ़ाया हुआ इसलिए चमक रहा है, वरना कुछ नहीं। हमारे दिल में ख्याल आया, हमने कहा ये तो सोना लगता है। अपने लिहाज से हमने चेकिंग की और हमें लगा ये वाकई सोना है, लेकिन इस बंदे को नहीं पता। हमने उसे कहा अच्छा कितने में दोगे? उसने कहा मैं 1 लाख में। हमारे ख्याल में इस वजन का सोना जो होता है वो 50 लाख का होता है। फौरन हमने उसको 1 लाख रुपया दे दिया और ये ले लिया। अब एक्चुअली इस चीज की प्राइस वो नहीं है, एक्चुअली ये पत्थर ही है, ठीक है। अब हम इसको घर ले आए, बाद में पता चला, बेचने गए तो पता चला ये तो पत्थर है। क्या कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट वाइड, लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट वाइड। अच्छा, ये है यूनिलैटरल मिस्टेक, इसमें हम गलती पे हैं, उस बंदे को पता है। अगर दोनों को पता होता ना, अगर दोनों गलती पे होते, ठीक है, फर्ज कीजिए कि जो बेचने वाला है करा दिया, वो भी कहता कि ये सोना है, हालांकि उसे पता ना होता, और हम भी इसे सोना समझते हुए रिसीव करते, तो दोनों गलती पे हैं। ये होता बाइलेटरल मिस्टेक। बाइलेटरल मिस्टेक वाइड है, इसे ला मिस रिप्रेजेंटेशन की तरफ ले जाता है। इसे ला किस तरफ ले जाता है? बाइलेटरल मिस्टेक को मिस रिप्रेजेंटेशन की तरफ। बाइलेटरल मिस्टेक का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट मैटर के बारे में दोनों पार्टी गलती का शिकार है, लेकिन अगर कोई एक पार्टी गलती का शिकार है, ठीक है, एक पार्टी के ख्याल में ये चीज, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है और वो उसे हाई प्राइस पे खरीद लेती है, बाद में क्या ये ट्रांजैक्शन रिवर्स हो सकती है? नहीं हो सकती। यूनिलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड। बाइलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वाइड। अब सुनिए आगे, यूनिलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो सकता है, नॉर्मल रूल है वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो सकता है अगर मिस्टेक हो आइडेंटिटी ऑफ पर्सन की, अगर मिस्टेक हो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। एग्जाम्पल के बगैर ये समझ नहीं आएगी। एग्जाम्पल सुने आइडेंटिटी ऑफ पर्सन की। एक जगह पे एक मैजिक शो लगता है, उसमें वो बंदा जो है कोई वो लोगों को मैजिक दिखाता है, लोकल या करतब वगैरह दिखाता है, सर्कस है, कुछ भी एग्जाम्पल ले लें। अब वहां पे एक लोकल न्यूज रिपोर्टर है, वो क्या करता है, डेली बेस पे टिकट खरीदता है, जाके उसका जितने भी करतब होते हैं वो देखता है, और जो उसके सीक्रेट्स होते हैं उनको फाइंड आउट करके अगले दिन अखबार में वो बता देता है कि जी ये जादू किया था, इसके पीछे ये कंसेप्ट है, ये जादू किया, इसके पीछे ये चीज है, जिसकी वजह से उस बंदे की सेल कम हो रही है। अब उस बंदे सर्कस वाले ने पाबंदी क्या लगाई कि ये जो न्यूज रिपोर्टर है ये नहीं आ सकता हमारे सर्कस में, और उसने टिकट वाले को बता दिया कि इसको टिकट ना देना। न्यूज रिपोर्टर ने अपने दोस्त को भेजा कि जाओ टिकट लेके आओ, एक दफा टिकट मिल गई तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया लीगली, फिर तो ये मुझे अंदर जाने से नहीं रोक सकता। अब न्यूज रिपोर्टर के दोस्त ने टिकट लिया और न्यूज रिपोर्टर को दे दिया। न्यूज रिपोर्टर गया एंट्री के लिए, वहां पे उसको रोक दिया गया। न्यूज रिपोर्टर ने केस फाइल कर दिया सर्कस वाले के खिलाफ कि जब मैंने टिकट लिया, मेरे पास टिकट है, तो टिकट बेसिकली एग्रीमेंट होता है कि हमें ये शो, ये मैच, जो भी चीज है इसको दिखाया जाएगा। जब इसने मुझे रोका, एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी की। अच्छा, अब बताइए यहां पे यूनिलैटरल मिस्टेक है या बाइलैटरल मिस्टेक है? यानी सर्कस वाला गलती पे है, वो असल में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो दोस्त के साथ कर रहा है,
लेकिन बैक एंड पे आइडेंटिटी ऑफ पर्सन डिफरेंट है। अब सर्कस वाला एक्ट मिस्टेक है अबाउट आइडेंटिटी ऑफ पर्सन के, वो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? बज़ाहिर कोई और है, बैक एंड पे कोई और है। लॉ कहता है ये भी यूनिलैटरल मिस्टेक है, क्योंकि दूसरी पार्टी को तो पता है ना, सर्कस वाले को नहीं पता एक्चुअल पार्टी कौन है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यूनिलैटरल मिस्टेक है। नॉर्मल रूल यूनिलैटरल मिस्टेक का क्या होता है? वैलिड है। बाइलेटरल वाइड है, यूनिलैटरल वैलिड है। लेकिन दो एक्सेप्शनल सिचुएशन में ये वाइड हो जाएगी। पहली है मिस्टेक अबाउट आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, ये आइडेंटिटी ऑफ पर्सन वाली एग्जांपल समझ आ गई। दूसरी एग्जांपल सुने, मिस्टेक ऑफ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टेक अबाउट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक बूढ़ा आदमी, उसका भतीजा उसके साथ रहता है। बूढ़े आदमी की जो नजरें हैं वो थोड़ा जरा कमजोर है, आंखें वो देख नहीं सकता, वो ग्लासेस लगाता है। भतीजा इधर उधर आवारागर्दी करता है। एक दिन भतीजे ने आके कहा, चाचा जी मुझे एहसास हो गया मैं गलत करता रहा हूँ, आइंदा से मैं आपकी खिदमत करूंगा। मैं एक जगह पे नौकरी की तलाश के लिए गया, वो मुझे नौकरी देने के लिए राजी हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि गारंटी लिखवा के लाओ किसी से कि अगर तुमने यहाँ पे कोई जो है वो नुकसान किया हमारा, तो वो 10,000 रुपया हमें जुर्माने के तौर पे देगा। चाचा ने कहा चलो 10,000 में वो नौकरी पे लग रहा है, कोई खर्च नहीं। उसने कहा लाओ ये मैं साइन कर दूं। एंड उसी वक्त लाइट चली गई, और नीचे किसी दोस्त को बिठाया होगा ना उसने, लाइट चली। चाचा ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं साइन कर ही लूंगा, तो मोबाइल की तरह लाइट जो है थोड़ी सी मोबाइल रोशनी करो। उसने मोबाइल की रोशनी की, चाचा ने साइन कर दिए। असल में वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन था कि मैं बैंक से 50 लाख रुपया लोन ले रहा हूं और बदले में अपना घर गिरवी रख रहा हूं। अब बताइए, चाचा को बाद में जब पता चला बैंक वाले आए रिकवर करवाने के लिए पैसे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि वॉइड है? पहले बताइए, मिस्टेक है यूनिलैटरल मिस्टेक है बाइलैटरल मिस्टेक? यूनिलैटरल, क्योंकि सिर्फ चचा मिस्टेक पे है, भतीजा मिस्टेक पे नहीं है, उसे पता वो क्या कर रहा है। यूनिलैटरल मिस्टेक का नॉर्मल रूल क्या है? वैलिड है। लेकिन दो एक्सेप्शन में ये वॉइड है। पहली एक्सेप्शन क्या? जब मिस्टेक हो अबाउट आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, और दूसरा जब मिस्टेक हो अबाउट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप कोई और कॉन्ट्रैक्ट समझ के साइन कर रहे हैं, असल में कॉन्ट्रैक्ट कोई और है, तो इसमें भी लॉ क्या कहेगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ये क्लियर हो गया? और बाइलैटरल मिस्टेक हो तो वॉइड। जैसे वो उसकी एग्जांपल दे रहा है, ये एक्सेप्शन नहीं एग्जांपल है कि बाइलैट अबाउट क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर आपको बता दिया कि हाँ वो हम सोना समझ रहे थे, वो पत्थर था, क्वालिटी डिफरेंट थी। या टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, फर्ज कीजिए हमने एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो बंदा समझ रहा है कि जो प्रॉपर्टी है उसके वालिद ने कहा था ये तुम्हारे नाम पे है। उस बंदे ने यही समझते हुए हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने भी यही समझते हुए प्रॉपर्टी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन असल में वो प्रॉपर्टी वालिद के नाम पे ही थी, किसी टेक्निकल ग्राउंड की वजह से ट्रांसफर नहीं हो सकी। अब ये यूनिलैटरल मिस्टेक है बाइलैटरल मिस्टेक? बाइलैटरल मिस्टेक। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वाइड होगा। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर के बारे में अगर गलती हो, हमने बायर के सेलर के साथ एग्रीमेंट किया कि आप हमें 100 बाइक सेल करेंगे जब आपकी कंसाइनमेंट चाइना से आएगी। वो मेड इन चाइना बाइक हम खरीद रहे हैं। जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ उस वक्त जहाज डूब चुका था, ना सेलर को पता था ना बायर को पता था। बताइए यूनिलैटरल मिस्टेक है बाइलैटरल? बाइलैटरल। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वाइड होगा। एक्सेप्शन बाइलैटरल मिस्टेक ही नहीं है, बाइलैटरल मिस्टेक की एग्जांपल्स हैं। एक्सेप्शन किसकी है? यूनिलैटरल मिस्टेक की। तो जनरल रूल क्या है? यूनिलैटरल मिस्टेक वैलिड, दो एक्सेप्शंस हैं, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। बाइलैटरल मिस्टेक वाइड। एग्जांपल्स क्या है? एग्जिस्टेंस के बारे में अगर दोनों पार्टीज जो है वो गलतफहमी का शिकार हैं, क्वालिटी के बारे में, ठीक है, या टाइटल के बारे में, और भी 2-3 एग्जांपल है जो लिखी हुई किताब में। और अगर मिस्टेक ऑफ लॉ हो, पाकिस्तानी लॉ के बारे में अगर मिस्टेक भी हो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, पाकिस्तानी लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं है। फॉरेन लॉ की अगर हमें मिस्टेक भी हो तो वो वाइड। जी कुछ समझ आया? नहीं, जब तक केस स्टडीज नहीं ना करते लॉ समझ नहीं आता। तो अब आप आइए सबसे पहले क्वेश्चन 17 पे, और भाई टाइम अभी नहीं हुआ, अभी है टाइम। क्वेश्चन 17, A leads B to believe that 500 tons of steel is made every year at his factory. B examines the accounts of the factory, which shows that only 400 tons of steel is made. B thereafter buys the factory. Can B now void the contract? क्यों नहीं कर सकता? उसे पता ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ वो डिस्कवर कर सकता है, उसने डिस्कवर किया भी है, डिस्कवर कर भी लिया है। तो इसका मतलब है उसने मिसरिप्रेजेंटेशन की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसने अपने एग्जामिनेशन की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो वाइड बी कॉन्ट्रैक्ट को वाइड नहीं कर सकता। Next, Ghaffar purchased a piece of land from Sharif, who is an engineer by profession. During that discussion prior to purchase, Sharif had told Ghaffar that in his opinion, the land would be able to support 2,500 mango trees. However, only 2,300 trees would eventually be planted on the land. Under the provisions of contract at 87, discuss whether Ghaffar can claim damages on ground of fraud. नहीं, damages claim नहीं कर, क्यों? ये fraud भी नहीं है, ये misrepresentation भी नहीं है, क्योंकि misrepresentation relate to fact होनी चाहिए।
ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फ्रॉड में भी यही एसेंशियल है, तो कोई डैमेजेस नहीं मिलेंगे। इन हिज ओपिनियन सबसे अहम अल्फाज थे इस केस में। नेक्स्ट, शफीक बाउट आबिज मोटरसाइकिल फैक्ट्री इन फैसलाबाद on Abid's representation that 50,000 motorcycles are assembled at his factory annually. 50,000 motorcycles assemble होती हैं। Shafiq later found that the factory has a capacity to manufacture 35,000 motorcycles only per annum. Shafiq now wants to rescind the contract on the ground that his consent was obtained by misrepresentation. Under the provisions of contract, list the circumstances under which Shafiq may not be able to sign the contract. अच्छा, क्वेश्चन में मुझे लग रहा था वो पूछेगा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं, उसने ये पूछा ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं, उसने क्या पूछा, सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच शफीक में नॉट बी एबल टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन से एक्सेप्शन आएंगे, ये वाली कि वो वाली, ये वाली आएंगी, वो वाली तो नहीं आएंगी। चलिए ठीक। क्वेश्चन 20, शफीक एग्रीड टू बाय यूज्ड प्रिंटिंग मशीनरी फ्रॉम आमिर हु कंफर्म्ड दैट द मशीन वाज इन गुड कंडीशन। आफ्टर टेकिंग पोजेशन शाहिद कंप्लेन्ड दैट देयर वर डिफेक्ट्स इन द मशीन। मिसरिप्रेजेंटेशन थी, कॉन्ट्रैक्ट वाइड कर ले, लेकिन उसने क्या किया, आमिर एंड शाहिद एग्री टू हैव इट रिपेयर्ड एंड टू शेयर द रिपेयर चार्जेस इक्वली। उसने कहा नहीं ऐसा करते हैं, रिपेयर करवा लेते। अब देखें, उसका रिपेयर करवाना, इसका मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने वाली ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की, वो करंटली इसको यूज कर रहा। रिपेयर फ्यू डेज आफ्टर द रिपेयरिंग के चंद दिन के बाद, एक दिन बाद भी हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब उसको फैक्ट पता चला उसने बेनिफिट स्टिल रिसीव करना शुरू कर दिया। The machine again start malfunctioning. Shahid now wants to rescind the contract. Can he do so? Discuss. नहीं कर, क्यों? कौन से वाला सेक्शन रेलिवेंट? थर्ड वाला। Aggrieved party has taken benefits after becoming aware of fault. बस कर दे। अच्छा चलिए, ये बाकी की केस स्टडीज आपने 24 से 33 तक आपने घर से पढ़ के आनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले इन केस स्टडी को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।